यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। Beyond Facebook, Bridging the Gap, Blind Star Group in collaboration with Antardrishti is organizing its first ever convention from 7th to 9th November 2014. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.blindstars.org and dial toll free number 1800-200-215. Blind Stars Convention 2014. Come and join us today. Beyond Facebook, Bridging the Gap. रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है बदलते दौर में। मैं हूं दानिश महाजन और आज बदलते दौर में चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि आज की चर्चा को शुरू करें और आज के पैनलिस्ट से आपको रूबरू करवाऊं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। नरेंद्र मोदी ने की सभी देशवासियों से अपील, कोई भी मेरा जन्मदिन ना मनाए। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर टकरार। साक्षी महाराज ने कहा मदरसों में किए जाते हैं तैयार आतंकवादी। अमित शाह ने बाबा रामदेव की तुलना की भगवान कृष्ण से, चौतरफा गिरे। राहुल द्रविड़ ने वकालत की गर्लफ्रेंड्स और पत्नियों को खेलने के लिए टूर्स में जाने की, खिलाड़ियों के साथ जाने की। एक मैगजीन में छपे फोटो आर्टिकल पर दीपिका पादुकोण ने जताई कड़ी नाराजगी, कहा हां क्या प्रॉब्लम है मेरे क्लीवेज पर, काफी नाराज। और ट्विटर पर मिल रही है काफी सहानुभूति बॉलीवुड के स्टार्स का भी साथ। और ऑस्ट्रेलिया के एक रेडियो चैनल ने भारतीय मूल की एक नर्स को $5,50,000 मुआवजा दिया है। रेडियो कर्मचारियों की मजाकिया हरकत से कर ली थी नर्स ने आत्महत्या। और नवंबर में ब्लाइंड स्टार द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कन्वेंशन, आप सभी कर सकते हैं पार्टिसिपेट। ज्यादा जानकारी के लिए मेल कीजिए mail@radioudan.com पर। तो आज की हेडलाइंस के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको पैनलिस्ट से रूबरू कराऊं और आज का टॉपिक बताऊं। आज का टॉपिक है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और जो स्कूल हैं दृष्टिहीनों को लेकर, उनकी कंडीशन क्या है, वहां की सिचुएशन क्या है। और हमारे साथ जो आज के पैनलिस्ट हैं, आई हैव गॉट सेक्रेटरी एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ AK ट्रस्ट मिस्टर प्रफुल्ल व्यास जी। सर वेलकम है। थैंक यू। आई हैव गॉट प्रेसिडेंट ऑफ Progressive Society and Professor of Political Science in Satyavati College, Mr. Ramesh Sareen. Sir, welcome here. I have got Professor, musical professor, Mr. Sant Sharma with me. Sir, welcome. Thank you very much. Thank you very much. I have got a principal from Senior Secondary School for Boys in Sarojini Naidu, Mr. S.L. Sharma. First time joining me, sir. Thank you.
Ji. And shortly, Dr. S.K. Tripathi will join us. He's a retired professor from Budelkhand University, and he also had experience in. Okay, Tripathi sir has joined the latest update. Tripathi sir, extend a welcome. हाँ जी, थैंक यू जी, तो आप सभी का स्वागत है और लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सर, इन सर सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करते हैं तो NIVH जो है एक इंस्टीट्यूट, वो पूरे भारत में एक है और बाकी जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो काफ़ी हैं। और एक सवाल ये है कि NIVH, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं दृष्टिहीनों को लेके, तो कहीं ना कहीं NIVH की जो सिचुएशन थोड़ी बेटर है, ऐसा क्यों? देखिए, हल्के से इतिहास को छूते हुए सीधी सी बात बताऊंगा। मेरा अपना मानना यह है कि युद्ध और दृष्टिबाधितों के लिए नीतियां, इन दोनों का आपस में संबंध है। क्या लगता है हिंदी चलेगी जी? और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के चलते देश में जो पहला संस्थान देहरादून में खोला गया, शायद डंस्टन के नाम से ही, डंस्टन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, वही बाद में 1959 में जब लुई ब्रेल का 150वां वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी में एक मॉडल स्कूल फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन बना। और फिर NCB और NCB के बाद लगभग 1980 के आसपास एक विचार आया कि जितनी तरह की मौलिक विकलांगताएं हैं, उन सब के लिए एक एक संस्थान खोल दिया जाए जो स्कूल से भी जुड़ा हो प्लस शोध कार्य भी करे। उसी दौर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटल हैंडीकैप, इस तरह 4 संस्थान खोले गए। जहाँ तक ब्लाइंड के संस्थानों की बात है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन हमारी सेंट्रल लिस्ट का हिस्सा नहीं है, तो एक मॉडल स्कूल खोल के एक आइडिया देना था कि कैसे स्कूल खोले जाएं। और तब शायद थोड़ी आसानी और कुछ हद तक कुछ मुश्किल भी बढ़ी जब इसी को ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, स्वायत्त शासी एक निकाय बना दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप के नाम से। आसानी ये रही कि सीधा एक मुश्त पैसा वहां आने लगा, और मुश्किल ये रही कि जिसके हाथ में एक मुश्त पैसा आ गया उसने खुद को खुदा समझ लिया। तब एक संस्थान के अंदर तो आप एक ही स्कूल चला पाएंगे, उस दिशा में ना तो स्वयं जो झेल रहे थे दृष्टिबाधित उन्होंने मांग की, और न ही सरकार ने इस दिशा में सोचा कि ऐसे मॉडल स्कूल और जगह भी खोले जा सकते हैं। मेरी दृढ़ मान्यता, अगर साइटेड के लिए आप जगह जगह केंद्र द्वारा चालित विद्यालय खोल सकते हैं, चाहे KVS के नाम पे चाहे अन्य नामों पे, तो ऐसे ही विद्यालय यदि नियत साफ होती तो बिल्कुल खोले जा सकते थे। जहाँ तक वहाँ बेहतर सुविधाओं की बात है, मुझे मालूम है 1959-60 के ज़माने में बहुत कम लोग कायदे से जानते होंगे कि वर्ल्ड लेवल पर कोई संस्था है जिससे हम मदद ले सकें और जो अपने इक्विपमेंट स्कूलों को दे पाए। उस जमाने में भी बाकायदा UNO के थ्रू हम लोग के स्कूल में अनेकों इंस्ट्रूमेंट थे। मैं वहीं से पढ़ के आया, इसलिए हम लोग कह रहा हूँ। उस ढंग की कोशिश और लोगों ने नहीं की, कुछ निजी संस्थाओं ने की होगी, उसका बहुत डिटेल में नहीं जानता हूँ। पर जहाँ तक सरकारी संस्थाओं की बात है, अधिकांश संस्थाओं ने वैसा यत्न नहीं किया। तो उस कारण से थोड़े से सिलेक्टिव टीचर्स होने के नाते प्लस इंटरव्यू प्रोसीजर थोड़ा टफ होने के नाते आपने क्रीम चुनी। अब क्रीम तो क्रीम ही रहेगी, जैसा स्टूडेंट है वैसा स्कूल। मेरा सीधा मानना, स्कूल बिल्डिंगों से नहीं बनता है, वो स्टूडेंट से ही बनता है। अगर आप क्रीम स्टूडेंट तलाशते हैं और उन पर मेहनत करते हैं, तो जो ऑलरेडी थोड़ा तेज है उसको ज़्यादा तेज बनाना आसान है। जी।
डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि अब जैसे हमने जाना थोड़ी हिस्ट्री, सरीन सर ने बताया, अब हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मॉडल देना है कि भाई हाँ गवर्नमेंट सरकार भी कुछ कर रही है, इस खातिर से खोल दिया गया है? जब ब्लाइंड की इन्वॉल्वमेंट है, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, एजुकेशन पे हम बाद में जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्या वो ब्लाइंड फ्रेंडली है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या स्कूल में? ऐसा है दानिश भाई के जो स्थिति गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की है, कहीं भी हो, किसी प्रकार के हों, तो वहाँ पर पैसे और फंड्स तो खूब आते हैं और सुविधाएं भी मिल सकती हैं, मिलती हैं नहीं, ये अलग सवाल है। तो ये तो स्थिति है, लेकिन जितने गवर्नमेंट के, अभी जरीन साहब ने बताया कि जो 4 ठो खुले हैं अलग अलग तरह के लिए, या जहाँ तक हमें बाकी का हमें इल्म नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो देहरादून का है उसमें कंपैरेटिवली देखें हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा, सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी जो स्थिति है स्टेट गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं इधर नॉर्थ में, यूपी में, एमपी में, या आपके उत्तराखंड में, या आपके इधर छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ख़राब है। और वहाँ इस प्रकार का जो, जिसे हम कहते हैं आधार सुविधाएं, उनकी कोई कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ना वहाँ कुछ उपलब्ध है। बस वो थोड़ा बहुत जो फंड्स है वो तो कुछ पुराने ज़माने की जो ब्रेल की स्लेट वगैरह होते हैं वही सब है। इसके अलावा यहाँ तक कि एक भी उत्तर प्रदेश के एक भी ब्लाइंड स्कूल में जो चल रहे हैं हमारे क्षेत्र में, इसमें एक में कंप्यूटर नाम का नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ एक आज बात चल गई है कि साहब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। कम से कम हमारी नॉर्थ में ये हाल है। जहाँ तक सवाल है कि हम कितने फंड्स दे दें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, बिना उसके तो होगा नहीं। इसके लिए विदेशों से भी सहायता मिल सकती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, लेकिन इसके लिए कोई पहल तो होनी चाहिए। और हमारी यूपी गवर्नमेंट तो इतनी अच्छी है कि जो यूजीसी पैसा देती है, जो दूसरी संस्थाएं पैसा देती है गवर्नमेंट के लिए, टीचर्स के लिए, जनरल की बात कर रहा हूँ, वो पैसा भी टीचर्स को नहीं देती, 4-4 साल रोके रहती है। तो ब्लाइंड स्कूल की तो फिर बात ही करना बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के वश का रोग नहीं है। एक बड़ा भारी थिंकर हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर, ब्रिटेन का, उसने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। गवर्नमेंट जितना कम काम करे वही अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि जहां गवर्नमेंट ने काम किया, जिस चीज में गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई, वो बर्बाद होती है। कहावत है हिंदी में, जहां जहां चरण परे संतन के तहीं तहीं बनता ढार। तो हमारी गवर्नमेंट की वही स्थिति है। लिहाजा हमें तो कम से कम यूपी में कहीं कुछ नहीं है, और वाकई जगह का है तो ये हमारे सरीन साहब या दूसरे लोग जिन्होंने वो देखी वो संस्थाएं, वो ज्यादा बता पाएंगे। जी। तो एसएल शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, जैसे त्रिपाठी सर ने पॉइंट किया, तो जैसे त्रिपाठी सर ने कहा कि बाकी स्कूल जो हैं जर्नल में भी, तो जनरल स्कूल की भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं, बड़ी मतलब इतनी खराब है। तो अगर मतलब जनरल में इतनी खराब है, तो हमें मतलब फिर ब्लाइंड की तो फिर ऑब्वियसली होगी। तो क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, नंबर 1। और एक सवाल मेरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसमें जो दृष्टिहीन टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है? देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, और हमारे जो ब्लाइंड स्कूल हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन हो रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज चाहिए होती पढ़ने के लिए माहौल, वो माहौल स्कूलों में है। मगर कुछ जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस, दूसरी एसोसिएशन जो अननेसेसरी इंटरवेंशन करके स्कूलों का जो माहौल खराब हो रहा है, उससे उनको अपने आप को अलग करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक यदि हम गवर्नमेंट स्कूलों का भी देखें, इन गवर्नमेंट की तरफ से पर्याप्त फंड दिए जाते हैं, मगर वो यूटिलाइज करने वाले कितना उसका किस रूप में यूज कर पाते हैं, वो उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। मैं ब्लाइंड स्कूल अमृतसर में पढ़ता था, किसी तरह की खाने की, पीने की, पढ़ने की कोई कमी नहीं थी। टीचर्स अच्छे टीचर्स थे,
आज से ये 30-40 साल पहले की बात है। और हर चीज सिखाई जाती थी, म्यूजिक, पढ़ाई, दस्तकारी, खड्डी, कोई भी कमी नहीं थी। यानी कि सवेरे हम 4:45 बजे से उठ जाते थे और शाम के 5:45 बजे तक कोई ना कोई एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी रखते थे। तो जहां तक गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट का एक या 2 स्कूल है और वो उसका मकसद यही है कि स्कूलों में जो ब्लाइंड लोग हैं वो अपने अपने स्टेट में जा इन स्कूलों में पढ़ सके। और ये जो एजुकेशन है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट दे रही है, अब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ब्रेल बुक्स बहुत जरूरी है और इसमें कई संस्थाएं काम भी कर रही हैं। मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन का नाम दूंगा, NIBH ने भी काफी किताबें दी हैं, NFB भी कर रही है, NFB भी इस मामले में काफी काम कर रही है। और जो कंप्यूटर के कोर्सेज भी चल रहे हैं और काफी हमारी जो यंग जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है। तो हमें टाइम के साथ साथ चेंज करना होगा और अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है। जी प्रफुल्ल सर, आपसे जानना चाहता हूं कि NIBH में जैसे अभी चर्चा चल रही है तो उसमें हमें पता लगा कि जो स्टेट लेवल के स्कूल है उसमें तो कंप्यूटर नाम की अभी सुविधाएं नहीं है, लेकिन NIBH में ये है। तो क्या रीजन है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट, वो NIBH के कंपैरेटिवली इतने वीक है जबकि फंडिंग हर जगह आ रही है? तो ये क्या रीजन लगता है? मैं आपको इस संबंध में मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। प्लीज। पहले तो जो सरिन साहब ने बताया नेशनल इंस्टीट्यूट के संबंध में, तो इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि अभी अभी थोड़े महीने पहले, शायद 1 साल हुआ है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए भी चेन्नई में शुरू हो गई है। यानी ये जो हमारी 4 कैटेगरीज की संस्थान थी वो अब 5वीं भी आ गई है। एक जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, NIBH की आपने बात की, नेशनल इंस्टीट्यूट का काम ये है कि जो हमारे नेत्रहीन भाई बहनों हैं इनके लिए कौन सी चीज की जरूरत है, कौन सा सिलेबस कैसा होना चाहिए और ये करने के लिए क्या क्या बातें हमें सोचनी चाहिए, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट को सिफारिश करने की होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये नेशनल इंस्टीट्यूट हर कैटेगरी में उनकी राय ली जाती है और उस हिसाब से मोस्टली काम होता है। एक बात। दूसरी बात कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट में जो मॉडल स्कूल है, वहां जो स्कूल है वो मॉडल स्कूल है, इसलिए वहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन पहली बात हमें ये सोचनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल है, इस स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं है। ये हमारा पहली कमजोरी हमारी है कि जो हमारी स्कूलें हैं वो जो नॉर्मल स्कूल्स है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो हमारी क्यों वेलफेयर डिपार्टमेंट में? यदि हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी स्कूल भी होती तो एजुकेशन में जो जो नई नई तरह आती हैं, जो जो नई नए संशोधन होके अमली होता है वो हमारी स्कूल में भी आएगा। मैंने बहुत सी स्कूलें ऐसी देखी हैं जो आज भी 50 साल पहले का जो कैनिंग, वीविंग ये सब कुछ चला रहे हैं, जिसकी आज कोई जरूरत ही नहीं है, इसका कोई अब अवकाश ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ ट्रेड चेंज ही नहीं किया क्योंकि उनको ये जो नई एजुकेशन की तरह आती है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ये इनकी मेन वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, और वेलफेयर एक्टिविटीज होने के कारण ये सब हमारी जो संस्थान है वो दया दृष्टि से ही देखते रहते हैं। और जो हमारा स्टाफ होता है यानी टीचर्स
पहले तो जो पुराने जमाने में टीचर्स थे बहुत प्रामाणिक और बहुत अच्छे एजुकेटेड होते थे। अभी एजुकेटेड है लेकिन उसमें खंत नहीं रहा है, उसमें जो निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा नहीं इतनी नहीं रही है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ। मैं गुजरात में जूनागढ़ MP शाह ब्लाइंड स्कूल में आज से करीब 40 साल पहले 45 साल पहले पढ़ता था और हमारा जो टीचर्स थे वो सिर्फ 7 यानी कि 7 स्टैंडर्ड्स तक ही पढ़े हुए थे, लेकिन इतनी अच्छी तरह से हमको तैयार किए थे कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके आभारी हैं। तो इस जो उनकी निष्ठा थी वो अब दिखाई नहीं देती है। तो हमें जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आती है, वो सब कुछ हमारे एजुकेशन में भी लानी चाहिए। और इसके लिए पहली हमारी डिमांड ये होनी चाहिए, हम तो बार बार ये करते रहते हैं, जहां जहां कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार ऐसे होते हैं या तो गवर्नमेंट कोई राय मांगते हैं तो हम लिखते हैं उनको कि भाई हमारे जो स्कूलें हैं उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले जाइए, नहीं कि ये सोशल जस्टिस में। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, आपने काफी पॉइंट्स हैं, तभी बहुत मिलेगा। हाँ, और हमारा जो टीचर्स का जो वो ट्रेनिंग होता है वो भी ट्रेनिंग वो रहेगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस एजुकेशन के समय में बार बार सोचते रहते हैं। इसलिए हमारी ये जो डिमांड रहेगी और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी स्कूलें आ जाएगी तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने काफी पॉइंट दिया, हम इस पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे इन्हीं कोई बातों को लेके। उससे पहले एक पॉइंट ये यहाँ पे उठा कि जो पुराने जमाने के जो पुराने टाइम के टीचर्स हैं तो वो काफी, आप लोग भी पांचों ही उस दशक से बिलोंग करते हैं और आप सभी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो एक क्वालिटीड एजुकेशन है आपके पास, एक्सपीरियंस्ड है और आप आगे बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के स्टूडेंट्स में ये चीज हमें कमी दिख रही है स्टूडेंट्स में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर ले, चाहे हम निजी की कर ले, लेकिन ज्यादातर गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो आप क्या रीजन आप इसके मानते हैं? मैं बताता हूं दानिश साहब कि पुराने जो टीचर थे उनमें एक लगन होती थी कि बच्चों को पढ़ाने की, चाहे वो गुस्सा भी करते थे, एक टाइम गुस्सा करते थे, दूसरे टाइम में वो प्यार करते थे और उनमें एक लगन होती थी। आज कोऑर्डिनेशन की कमी है। आज का टीचर जो है ये अपनी तनख्वाह के लिए ज्यादा चिंतित है और इसलिए जो है उनको प्रॉब्लम यही होती है कि हम बच्चों को ये चाहते हैं कि टाइम, अब हम एक शर्मा जी ने बताया कि हम सवेरे 6:45 से लेकर 8:45 बजे तक हमारी इंस्ट्रूमेंट की क्लास होती थी। मेरी आवाज आज जा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो फिर उसके 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, एजुकेशन होती थी, और फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी दस्तकारी, यानी उसमें यह देखा जाता था कि किस बच्चे का क्या रुझान है। अब जो पढ़ नहीं सकता उसको वो जो केनिंग का काम सिखा देते थे, जो केनिंग नहीं सीखना चाहते थे उनको बास्केट और खड्डी सिखा देते थे, जो खड्डी में कमजोर थे उनको इंस्ट्रूमेंट सिखाते थे। यानी वो सर्वांगीण जो शिक्षा थी उसकी तरफ ज्यादा ले जाते थे। मगर आज जो है कोऑर्डिनेशन की कमी देखता हूं मैं। सरकारी स्कूलों की सेमिनार होती है, मगर मैं नहीं सोचता हूं कि टीचर इकट्ठे हों। प्राइवेट में भी चाहिए, इनको सबको इकट्ठा करें, एक कोऑर्डिनेशन बनाएं कि आपको बच्चों को क्या क्या सिखाना है। एक सिलेबस, हमारे टाइम में तो सिलेबस भी नहीं होता था। और मगर फिर भी जो भी हम बने हैं आज जो हैं, मैं अपने आई एम वेरी थैंकफुल टू माई उस्ताद जो जिन्होंने इतना पेन लिया। आज जो भी हैं, चाहे मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पैसिमिस्टिक नहीं, कि आज के बच्चे भी बहुत बहुत उन्नति कर रहे हैं। कंप्यूटर मैं देखता हूँ कि इतना बढ़िया जानते हैं कि हमें उनसे सीखना में मजा आता है। मैं तो बड़ी खुशी से उनसे लेसन लेता हूँ, भी हमें सिखाओ। मगर यही है कि थोड़ी कोऑर्डिनेशन की ये ठीक हो जाए तो हमारी जो शिक्षा में और सुधार किया जा सकता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ये जो टीचर्स की बात चल रही थी दानिश साहब, इसमें हमारी जो एजुकेशन, आज भी टीचर उतने ही डेडिकेटेड हो सकते हैं
उनमें कॉम्पिटेंसी है, मगर जो पॉलिसी आ रही है एजुकेशन की, जो पिछले सालों में आई है, अंडर नो डिटेंशन पॉलिसी, किसी बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं करना है, या बच्चों को किसी प्रकार का कुछ रोक टोक कम करनी है या दूसरी पनिशमेंट नहीं देनी है, तो उसका असर सब जगह पड़ रहा है। और टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड खत्म कर दिए गए हैं, 10वीं तक कोई बोर्ड नहीं है, तो उससे जो टीचर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है और रिस्पेक्ट कम हो गई। जी, मैं इसी पे अभी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं आपके पास आता हूँ शर्मा जी। जी सरीन सर, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो गया और मुझे बहुत रिस्पांस आ रहे हैं लिसनर्स के। और मैं आपको बता दूं कि ये इस टाइम पे 93 कंट्रीज में लोग हमें सुन रहे हैं। तो सरीन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ 3-4 पॉइंट आए हैं। नंबर 1 कि ये जो प्रफुल्ल सर ने एक पॉइंट उठाया कि वेलफेयर के अंडर हमारी एजुकेशन क्यों है, और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने भी पॉइंट उठाया कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो आई है तो ये बहुत घातक है। तो इन विषयों पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली तो एजुकेशन टू वेलफेयर अपने आप में एक बिल्कुल ही नकारात्मक स्टेप है, और बड़ा अजीब है कि 60-70 साल बाद भी अगर हम खाली खैरात के विषय हैं, हमें कोई कुछ दे दे तो हम चलेंगे। ये कहीं ना कहीं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी XYZ पार्टी कोई मतलब नहीं रखता है जी। एक जो टिपिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, उसको आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं मानना चाहते। किसी भी देश का 10% आदमी विकलांग है, आप उस पर तरस खा के उसे सुविधा दे रहे हैं और ट्रेनिंग, लंगड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस हालत में वो लंगड़ा ही ह्यूमन रिसोर्स तैयार होगा, और फिर कहेंगे कि सर इन पे पैसा खर्च करने का फायदा क्या। एक तो उस बात का उत्तर एजुकेशन टू वेलफेयर, जिसको मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। तर्क बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, सब हॉस्टल कैसे चलेगा वेलफेयर के अंदर। भाई आपकी नियत तो चलाने की रास्ता बनाइए, एजुकेशन में भी चलेगा, चलते हैं एजुकेशन में हॉस्टल। ऐसे में कुछ प्रांत जानता हूँ जहाँ सीधा वेलफेयर के अंदर स्कूल नहीं चल रहे हैं, ब्लाइंड स्कूल एजुकेशन में ही चल रहे हैं। तो यदि वहां चल सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? मेन सीधा कारण है कि हमें मनुष्य समझना ही कोई नहीं चाहता, लाख बड़े बड़े भाषण दे ले। सेकेंडली, जो इन्होंने बात की नो डिटेंशन, 8वीं तक 10वीं तक हम रोकते नहीं है। मैं विद ऑल हम्बलनेस एक चीज की ओर संकेत करना चाहूंगा। हमें एक गजब दर्जे की तमन्ना है कि हम वर्ल्ड बैंक को दिखाएं कि हमारे यहाँ हर आदमी 8वीं 10वीं पास है। अब आप सबको पास करेंगे तभी दिखा पाएंगे, और 100% लिटरेसी का दावा करें, चाहे उन्हें 2 दूनी 4 करना आता हो या ना आता हो। एक ये। एक दूसरी बात, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, उसमें लिखा था कि किसी भी बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक उसकी क्लास में बैठाना चाहिए, चाहे वो जाने या ना जाने। उसको एक्स्ट्रा आप ध्यान दें, उसे उसके काबिल बनाएं। थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा लगता है, पर कौन टीचर क्लास से बाहर जाकर बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ सिखाएगा? वो एक डिबेट है। तो मुझे याद है जब मैं पंचकुइया ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा था 1959 में, तो मेरे साथ एक 25 साल का बच्चा पहली में पढ़ रहा था। निश्चित तौर पर एक समस्या है, लेकिन उस समस्या का ये निदान नहीं है कि आप खाली इथिकल बातें करके चीजों को हल करना चाहें। उस समस्या का प्रैक्टिकल निदान है। आप इसमें थोड़ा सा सरीन साहब, ये अंडर RTE में कहा गया है कि 14 साल तक के, ओनली फॉर 14 ईयर्स तक के बच्चे को किसी जो जिस क्लास के लायक है उसमें उसकी शिक्षा दी जाए, और उसके लिए यदि वो तैयार नहीं है तो उसको ब्रिज कोर्स के थ्रू उस लेवल तक लाया जाए। एग्रीड, लेकिन ब्रिज कोर्स करेगा कौन और कराएगा कौन? दैट इज अ बिग इशू। आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है, नॉर्मेटिव बातें करना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली आज की तारीख में पैसा नहीं देंगे, कोई करेगा क्यों? किस लिए काम करेगा? और मैं एक बात से जरूर आप सबसे मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि शिक्षा का डाइवर्शन हुआ है, शिक्षा का डिविएशन हुआ है, लेकिन शिक्षा का हनन नहीं हुआ है, शिक्षा का डिटेरियोरेशन नहीं हुआ है।
मेरा अपना मानना बहुत डिविएशन हुआ है, और इतना ज्यादा डिविएशन हुआ है कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में शिक्षा कहीं किसको। जी बिल्कुल। जो कंप्यूटर पे 4 उंगलियां चलाने लग गया वो कंप्यूटर मास्टर हो गया, जिसको कंप्यूटर नहीं आता कंप्यूटर वाले के सामने बेवकूफ हो गया। जी, ये जो हमने टिपिकल लाइनें खींच ली हैं। और इंग्लिश वाला तो सबसे ज्यादा विद्वान है इंडिया में। इंग्लिश वाला सबसे बड़ा विद्वान, क्या मैं इंग्लिश में गालियां ही देता हूँ। जी, मतलब ये एक बड़ा ट्रेजिक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही रखूंगा, इस पे विस्तार पूर्वक आपके 2 मिनट लेंगे हम कि आखिर ये समझाएं आप डी वैल्यूएशन में क्या फर्क है और हनन में क्या फर्क है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये जो आपने बताया कि शिक्षा का डी इवैल्यूएशन हुआ है लेकिन हनन नहीं हुआ है, तो इसमें आप थोड़ा सा लिसनर्स को विस्तार में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षा का डाइवर्शन हुआ है, डाइवर्सिफाइड हुई है। बहुत सारे क्षेत्र हमने एक साथ छूने का यत्न किया है। अब जब बहुत सारे क्षेत्र छूते हैं तो एक कहावत है, सब साधे सब जाए। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जी, तो वो सब साधे सब जाए में ये हो गया कि अब लोग जैक ऑफ ऑल हो गए, मास्टर ऑफ नन रह गए। कुछ गिने चुने निकल गए, आगे तो निकल गए, क्योंकि कुछ तो निकलेंगे। लेकिन अधिकांश की हालत ये है, वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता है, 2 दूनी 4 करना जानता है, जरूरत पड़ने थोड़ा खाना बना लेगा, हो सकता है कि खड्डी में धागा जोड़ ले या कुर्सी में वो तार गांठ लगा ले, लेकिन ना वो कुर्सी बुनकर हो पाया, ना खड्डी चलाने वाला हो पाया, ना कंप्यूटर मास्टर हो पाया, जो कि एक ट्रेजिक है। कहीं इन सबको मिला के रूटीन बनाना जरूरी है। जी, त्रिपाठी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन में उठा था कि अभी भी कई जगह पे केनिंग चल रही है, खड्डी चल रही है, तो आजकल हम टेक्नोलॉजी का दौर है तो उन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, तो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत जरूरी है, डिजिटल इंडिया की बात भी हो रही है, तो क्या लगता है किस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स हमें इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आज भी केनिंग या खड्डी या मोमबत्ती का कोई जगह है जहां आजकल हमें टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ना होगा? ये एक बहुत बड़ा मजाक है हमारे यहाँ का कि ये जो इन चीज़ों की पहले भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी हम समझते, क्योंकि ये बहुत कम पोस्टें होती थी, इसका ज़्यादा धंधा भी नहीं था, और अब तो बिल्कुल खत्म है इनका धंधा। लेकिन केवल यही चल नहीं रही है कुछ स्कूलों में, बल्कि पोस्टें भी गवर्नमेंट की पड़ी हुई है। और कुर्सी बुनने वालों की कुर्सी बुनने, हमारे झांसी में एक पोस्ट पड़ी हुई है, तो उस पर एक जो बंदा अपॉइंट किया गया उसको कहाँ से काम में, कुर्सियाँ तो है नहीं ऑफिस में, सब प्लास्टिक की हैं, तो उसको फिर उन्होंने बैठा दिया टेलीफोन कि भाई टेलीफोन अटेंड किया करो तुम। तो ये सब मजाक चल रहे हैं। हो ये रहा है कि जो सरीन साहब ने अभी बात कही और इन्होंने हमारे जो वहाँ के गुजरात के साहब उनने जो बात कही कि पहली बात है कि जो वेलफेयर डिपार्टमेंट से चल रहा था पहले, ये हमारा सोशल वेलफेयर से शिक्षा का सिस्टम इनका विकलांगों वाला, वो एजुकेशन में होना चाहिए, उसे हमारे यहाँ कर दिया गया है। लेकिन वो ऐसा किया गया है कि न घर के रहे न घाट के रहे। उन्होंने ब्लाइंड स्कूल ही बंद करना शुरू कर दिए हैं, और ये पॉलिसी आ गई है कि अब सामान्य स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, और हर ब्लॉक में एक टीचर रख दिया है जो शिक्षा का, विकलांग शिक्षा का एक्सपर्ट होगा, और वो हर स्कूल में बारी बारी जाके 1-2 दिन उन बच्चों को पढ़ा देगा, वहाँ के टीचरों को बता देगा कि तुम इनको ऐसे ऐसे पढ़ा देना। अब सोचिए आप ब्लॉक में 10, 15, 20 किलोमीटर जाना, और कौन पहुँच रहा है, जब नॉर्मल टीचर ही नहीं आते स्कूल में, तो वो अव्वल तो जाएगा ही क्यों, जाएगा तो किसको पढ़ाएगा, वहाँ टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं। तो ये जो स्थिति आज की डेट में शिक्षा का इतना बड़ा मजाक है। जो एक बात और कह दूं, मैं जो बात कह रहा हूँ यहाँ इधर की यूपी और एमपी और इधर की बात कर रहा हूँ, उधर हो सकता है दिल्ली पंजाब में हालात बहुत अच्छी हों, आई डोंट नो अबाउट दैट। दूसरी बात ये सबसे बड़ा मजाक ये है कि जो हमारे स्कूल जो पहले भी चलते थे और अभी जो पूरे यूपी में मैं समझता हूँ कानपुर, लखनऊ, बांदा, गोरखपुर और बरेली और एक आध कोई और इतने स्कूल थे बस लाइन। अब उनमें भी बांदा में ताला पड़ गया, कोई नहीं है, क्लर्क है एक और एक शायद प्रिंसिपल कोई है, बाकी कोई नहीं, ना कोई स्टूडेंट है। और जब स्टूडेंट नहीं तो ब्लाइंड स्कूल को कौन सा स्कूल है भगवान जाने। अच्छा, अब जो इसकी बात हो रही, जो हमने आपको बताया कि जो इन्होंने स्कीम चलाई है, इसमें क्या है कि जो अपॉइंट किए गए हैं, हमारा स्टूडेंट रहा वो आजकल उसका यहाँ झांसी में मऊदानी ब्लॉक देख रहा है, तो वो कहता है आप जाते हैं, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट चूँकि आ गया तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो उसको अपॉइंट करता है, वही भेजता है। तो वो कहते हैं भाई सब में चक्कर लगाया करो। तो उसने कहा साहब स्कूल में बच्चे तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि एक स्कूल है बड़े दूसरे गांव में और बच्चा है दूसरे गांव में, अब वो उसमें आएगा कैसे पढ़ने कोई ब्लाइंड बच्चा या कोई दूसरी तरह का हैंडीकैप बच्चा। तो स्कूलों की संख्या, बच्चों की संख्या 0/0 हो गई है। रजिस्टर में जरूर 2-4 नाम लिख जाते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल कुछ नहीं है।
इसके साथ जहां तक सवाल है कि हम ब्लाइंड की बात जब करते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ब्लाइंड भी वही होंगे जो समाज में दूसरे प्राणी होंगे, उसी लेवल पे चलेगा काम। ये आप नहीं कह सकते कि ब्लाइंड बहुत अच्छे या बहुत खराब हो जाएंगे। आज की स्थिति प्राइमरी के लेवल की है कि जैसे अभी आप लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि प्राइमरी तक एग्जाम नहीं होंगे, मिडिल तक एग्जाम नहीं होंगे। तो अब हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जहां हालात क्या है सबको पता है, हमारे यहाँ कितना सदाचार और भ्रष्टाचार और जो कुछ भी है, वहां आप उम्मीद करते हैं कि जब एग्जाम ही नहीं लिया जाना, फेल ही नहीं करना, तो कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा। बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात है ये। ऑन पेपर तो ठीक है जो भी है, लेकिन हालात वही है कि बिल्कुल इसने स्थिति इतनी बिगाड़ दी है। सनी साहब कह रहे हैं कि शिक्षा का हनन नहीं हुआ ना, मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा का हनन नहीं, हमारे भविष्य का हनन हो गया है। और अगर उन्हें यकीन न हो तो यूपी में किसी भी इधर के बैकवर्ड के इलाके में आके देख लें। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। और अगर यही हाल रहा, अब जिसमें पॉलिटिकल पॉइंट एक फंसता है। हमारी चूंकि एक दफ़ा हायर एजुकेशन से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी हायर एजुकेशन की। उसमें कहा था कि भाई ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है, हायर एजुकेशन का कहीं बच्चे नहीं आ रहे, कायदे से ही बड़ा स्टैंडर्ड गिर रहा है, क्या हो, खुलेआम नकल होती है। तो उसमें हम भी गए थे भाई देवे। तो उसमें ये डिस्कस, जो पॉलिटिकल लीडर्स मिनिस्टर साहब आए थे, उनने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, बिल्कुल साफ बोले वो, हम उनकी तारीफ करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, बोले देखिए हमको तो सिर्फ साक्षर व्यक्ति चाहिए, जो साक्षर हो, इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो एक प्रोफेसर ने उठ के कहा कि साहब फिर आपको नहीं चाहिए कि काय को आप इतना सब, इतने कॉलेज, इतने सब फंड लाखों करोड़ों क्यों करते हो। तो बोले भाई अब ये तो जो चल रहा है तो चलने दो। तो हमने कहा साहब आपकी बात से एक मुझे मतलब समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, कि आप ये चाहते हैं कि हमें तो वोटर मिलते रहें, इसके आगे की आपको जरूरत नहीं है। बोले आप जो समझे समझते रहे, मैं कुछ नहीं कहता। तो अब पूरी बात आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति चल रही जी। अब ऐसी स्थिति में जो आप बात कर रहे हैं कुर्सी उर्सी, वो तो छोड़िए, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब होने वाली है और इसका परिणाम हम सब भोगेंगे जी। जी प्रिंसिपल साहब, आपसे सवाल ये है कि एक लिसनर साहब हमें सवाल पूछ सकते हैं हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर, और आपके सवाल हमें आ रहे हैं। आपका धन्यवाद, आपके सवाल पूरे पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल साहब, आपके लिए सवाल ये है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल, पहले तो एक लिसनर जानना चाहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का क्या प्रोसीजर है, अगर बनना हो किसी को मालूम ही नहीं है। नंबर 2, ये जो स्पेशल बीएड आ गई है, हर जगह स्पेशल 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 आ रहा है, तो ये स्पेशल का मकसद क्या है। नंबर 3, ये पूछ रहे हैं कि जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जो टीचर्स है उनको ब्रेल के ये भी नहीं पता कि कितनी डॉट्स होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ाएंगे क्या, वो तो बात की बात है। तो इन चीजों पर आप क्या समझते हैं? देखिए सर, मैं पहला ब्रेल से ही बात करना चाहूंगा। मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज भी ब्रेल का ही यूज करता हूँ, और मैं जितनी भी मीटिंग होती हैं या अपना सारा टाइम टेबल या अपना सारा शेड्यूल मैं ब्रेल में ही रखता हूँ। दूसरी, जहाँ तक भी टीचर बनने का प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है। यदि वो असिस्टेंट टीचर बनना चाहता है तो उसको 12th प्लस बेसिक ट्रेनिंग या JBT जिसको बोलते हैं, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, और यदि 10th तक टीचर बनना चाहता है तो उसको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्लस BEd वो TGT बन जाते हैं। और 11th-12th के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या PGT जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए MA मास्टर सब्जेक्ट और उसका BEd होना जरूरी है। तो ये यदि हमारे जनरेशन, आज की जो यंग जनरेशन यदि इस पैटर्न को फॉलो करेगी तो मैं समझता हूँ कि सफलता मिलेगी। आज भी हमारे दिल्ली में कम से कम 200 से ज़्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं और कम से कम 20 से 30 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल विजुअली इम्पेयर्ड काम कर रहे हैं। जहाँ तक मैं दूसरों का नहीं जानता हूँ कि ब्रेल उनको कितनी आती है या नहीं आती है, वो कितना यूज करते हैं, मगर ये सवाल है जो साइटेड टीचर है, जो साइटेड टीचर होते हैं उनके बारे में ये सवाल है। देखिए, हमारे ब्लाइंड लोग भी जो ब्रेल नहीं जानते हैं वो दूसरी डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर है या टेप रिकॉर्डर है, वो उसको यूज करते हैं। मगर जो ब्लाइंड बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, तो वहाँ एक रिसोर्स टीचर की व्यवस्था की गई है, वो उसको ब्रेल आती है, आनी चाहिए। हमारे यहाँ भी स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स आ रहे हैं जिनको ब्रेल आती है और वो उन बच्चों को ब्रेल में भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अच्छा, जहाँ तक सरीन साहब और त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एजुकेशन का
अवमूल्यन हो रहा है, मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि आज हम विकास के दौर में चल रहे हैं और शिक्षा में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स यदि हमारे यहाँ भी चल रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसको हमें सहज रूप से स्वीकार करना होगा। और जहाँ तक ब्लाइंड बच्चों की स्थिति है, उसको एटीट्यूड चेंज करके ही हम अच्छा बना सकते हैं। हम यदि नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो कोई ज्यादा सफलता हमें नहीं मिलेगी। हमें रेसिप्रोसिटी की भावना को लाना होगा। खाली सरीन साहब ने जो मुद्दा उठाया था कि एक तरफा हो रहा है, हम उसको बिल्कुल फेवर में नहीं है। बच्चों को हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वो गिव एंड टेक में विश्वास करें और एक बात मैं लेना कहना लेना चाहता ना हूं सीखे, देना भी उनको हमें सिखाना होगा कि आज से 30 साल पहले देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर थे, या स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में कितने टीचर थे। और आज देखिए तो आप आरटीआई लगा करके पूछेंगे, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही 15 से लेकर 30 प्रोफेसर होंगे, उसमें लेडीज भी हैं। तो हम कैसे इतना पैसिमिस्टिक क्यों है कि क्यों कह रहे हैं कि शिक्षा का अवमूल्यन हो रहा है। और कंप्यूटर में भी हमारे जो लोग हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी, एक बच्ची तो मैं सुन रहा हूँ उसका 13 लाख का पैकेज है। यानी वी कैन नॉट डिक्लाइन, आवर एजुकेशन इज नॉट डेवलपिंग। जी नहीं, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। जी आपकी बारी टर्न बाय टर्न चलते हैं। 25-30 साल की बात कर रहे थे जी। म्यूचुअल बहस हो जाएगी, बेहतर है कि आप सवाल जी। पूछें प्लीज। जब आपकी टर्न आती है तब आप रिस्पॉन्ड करें इसी क्वेश्चन का। अब आपने अपनी बारी में आप अपने आंसर दीजिए। हाँ, आपको पूरा देंगे जी। बाय द वे त्रिपाठी सर, आपने शुरू किया, आप 30 सेकंड में आप इनका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो पहले इन्होंने कहा कि पहले कितने प्रोफेसर अब कितने हैं। पहले कोटा कहाँ था, वो आते थे कोटे के बिना आते थे, अपने दम पर आते थे। अब कोटा है और कोटे में भी कोटे में कोई हद नहीं है। तो ये भी एक फंड, हम ये नहीं कह रहे अच्छे बच्चे नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि आज की डेट में ब्लाइंड बच्चे इतने आगे एडवांस हैं, कंप्यूटर में नहीं बाकी फील्ड में। उनको म्यूजिक में देखा हमने और जगह देखा जो एक्सीलेंट है, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल से कोई बात नहीं बनती है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो गाँव में अभी लाखों बच्चे हैंडीकैप, जिनको अभी आ ई ऊ नहीं आता, एबीसीडी नहीं आती। उनके टर्म्स में सोचिए आप जरा, अगर आपको दिल्ली में बड़े शहर में 10-20 मिल गया और 1000-2000 मिल गया तो उससे क्या फर्क पड़ना। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल स्टैंडर्ड गिर रहा है। और मैं केवल ब्लाइंड के लिए नहीं कह रहा, पूरा जनरल एजुकेशन का, साइटेड का, सबका गिर रहा है और बुरी तरह गिर रहा है। और ये आज बहुत चिंता की बात है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसी पर मैं काउंटर क्वेश्चन है प्रफुल्ल सर, आपसे आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि एक पॉइंट ये भी है कि बहुत सारी, क्योंकि हम सोसाइटी के मेंबर हैं तो मैं आपको एक डाटा प्रोवाइड करवाता हूं कि हम जब बात करते हैं म्यूचुअली, तो बहुत सारे हमारी एसोसिएशंस के मेंबर, और कई बार हम भी उनमें से शामिल होते हैं। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप आजकल बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, आपको नहीं तो अगर उसके बाद आपको 500 रुपए का एक राइटर दिया जाएगा तो आप उसको एक जॉब ले सकते हैं। ये हमारी, क्यों आपको लगता है कि जो शिक्षा का जो स्तर डाउन जा रहा है या जो क्वालिटी आगे नहीं आ रही है, तो उसका ये भी रीजन है कि हम खुद ही डिमोरलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनको इजी वे बता देते हैं पैसे कमाने का। तो इस बात से आप एग्री करते हैं? इस पर क्या कहते हैं आप प्रोफेसर? नहीं, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि हमारा एजुकेशन डल हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड है, उनका स्तर नीचा जा रहा है, ये बात हो रही है। एजुकेशन आज पूरे हिंदुस्तान में जो नॉर्मल लोगों का होता है वैसे ही ब्लाइंड का भी हो सकता है और हो रहा है। हमारे यहाँ 3 तरह की एजुकेशन चल रही है ब्लाइंड के लिए। इसमें एक है इंक्लूसिव एजुकेशन, दूसरा इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलता है, और तीसरा है स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। जो हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जी। तो गवर्नमेंट का जो बात थी वो हमने ये बताई कि ये मेन रीजन है कि वो एजुकेशन के नीचे नहीं लाया गया है। और आपने जो सवाल किया है इसके बारे में मैं ये बताऊं कि हमारा एजुकेशन
पहले से बहुत खूब आगे बढ़ा है। ब्लाइंड का भी आज बहुत से ब्लाइंड लोग हैं कि बहुत ऊंची पायरी पे बैठे हैं, IAS अधिकारी भी बन चुके हैं और बहुत कुछ अपने आप भी कर रहे हैं और कर सकते भी है। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, आजकल लोग जो व्हाइट कॉलर जॉब की ज्यादा पसंद करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें दूसरा सेक्टर पसंद करना चाहिए और इसलिए हमें प्राइवेट सेक्टर को भी चुनना चाहिए। यदि हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो हमारी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी चाहिए। यदि हमारे पास जो पूरी एफिशिएंसी है तो हम जरूर प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। आज हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो ऐसी कंपनियों में भी हमारे ब्लाइंड लोग बहुत से हैं। वो कैसे पहुंचे? वो इसलिए कि उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने खुद ने अपनी एजुकेशन अच्छी तरह से ली है। वो भी कोई अनपढ़ तो है नहीं। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो स्कीम है, उनमें जो बच्चे हमारे ब्लाइंड पढ़ते हैं, ये बिल्कुल बात सही, त्रिपाठी जी की बात सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टीचर्स को ब्रेल आता नहीं है, टीचर स्कूल पे जाता नहीं है, बच्चे स्कूल पे टाइम पे जाता नहीं है, टीचर जाता है तो बच्चा नहीं होता, बच्चे जाते हैं तो टीचर नहीं होते, ये सब कुछ बनता है, इसमें ये होगा। लेकिन इसके लिए पहले उनके पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी एजुकेशन तरह में पेरेंट्स जो जागरूक होंगे तो ही बच्चा आगे बढ़ेंगे। हमारे बहुत से स्टेट्स में, बहुत से ग्रामीण इलाके में ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स है वो इलिटरेट होता है, इसलिए ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसके लिए उन लोगों को, हमारी जैसी जो संस्थान हैं, उनको ये रेडियो उड़ान जैसी जो फ्रीक्वेंसीज चला रहे हैं, उन लोगों को ऐसी उनको सलाह देनी चाहिए कि आप स्पेशल स्कूल में जाओ, और स्पेशल स्कूल में क्योंकि वहाँ पेरेंट्स का काम टीचर्स, आचार्य, उनके स्टाफ करते हैं, उनको अच्छी तरह से वो बताते हैं क्या करना चाहिए। बहुत से लोग स्टूडेंट्स आजकल जो 12वीं कक्षा पास करके हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप पहले जिसे BA कर लेते थे ऐसा मत करो, आप BCA में जाओ, BBA में जाओ, आप कोई ऐसी तरह चुनो जिससे हमें जॉब मिले। क्योंकि आजकल हमारे गुजरात में क्या होता था, संगीत म्यूजिक टीचर को बहुत जॉब मिलती थी। अभी भी करीबन 600-700 टीचर्स, म्यूजिक टीचर्स है, लेकिन 3 साल से ये जो म्यूजिक टीचर की भर्ती बंद हो गई है। अब वो गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर नहीं रखते, म्यूजिक का सब्जेक्ट ही निकाल दिया स्कूल में से, तो फिर क्या करना, तो क्या वो बेकार बैठे रहे? इसलिए उनको हमने कन्वर्ट की संस्थाएं हैं कि जिनमें बहुत सी एडवर्टाइजमेंट आती है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ब्लाइंड के लिए, तो इसमें आप अप्लाई हो, और बहुत से लोग लग भी गए हैं जॉब में। तो मेरा ये कहना है कि हमें ये उनको सही एडवाइस देनी चाहिए कि समय क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें पहले से बताना चाहिए कि आपको अब इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि जो हम ऐसा करेंगे तो जरूर बच्चे आगे बढ़ेंगे। और एजुकेशन, नो डाउट आज एजुकेशन बड़ा है, नहीं कि गिरा है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ब्लाइंड के लिए भी एजुकेशन बड़ा है, बहुत कुछ बड़ा है। जी, तो समय कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। संसर, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पहले कोऑर्डिनेशन का मुद्दा उठाया था, तो आखिर उस कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आप उस कोऑर्डिनेशन को कैसे अब जो गैप है उसको पूरा किया जाए? इसके 2 सजेशन है जी। एक तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, जैसे हमारे स्कूलों में सेमिनार होती हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इनको कम से कम ब्लाइंड स्कूल के जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के स्कूल हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, उन सब टीचर्स को, सब्जेक्ट को बुलाना चाहिए और उनमें डिस्कशन करना चाहिए तो हाउ टू एजुकेट ब्लाइंड पर्सन। दूसरी बात कि
प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नैब है या AIC भी है, जिनके पास फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी रिमोट एरिया में से लोगों को बुला करके उनकी जो है एक, जैसे दिल्ली में एक अभी नवंबर दिसंबर में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, उसमें पूरी इंडिया से, कई बार तो वर्ल्ड से भी आते हैं। वो स्टेट स्केल BRA में होता है या कहीं भी होता है, BRA उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमारे जॉन अब्राहम साहब भी करते हैं। तो ऐसी इसी तरह से हमें थोड़ा सा, यदि हम चाहते हैं कि वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड, तो हमें थोड़ा सा सजग होना चाहिए। इसमें हमारे सरीन साहब भी बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं, इन्होंने बहुत योगदान दिया भी है, इसमें कोई राय नहीं। त्रिपाठी साहब जैसे विद्वान आदमी, और रेडियो डान भी इसमें, जैसे अब डिस्कशन तरह तरह के लोग बुलाए आपने, कोई झांसी से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुजरात से है, तो ऐसी गोष्ठियां करनी चाहिए जिससे अवेयरनेस भी होगी और लोगों में जागृति भी आएगी। जी, तो अभी 2-2 मिनट सभी पैनलिस्ट को है और सवाल सभी से मेरा सेम है, 1 बाय 1। सरीन सर, आपसे सवाल है, एजुकेशन बड़ी है या स्किल डेवलपमेंट, नंबर 1, और क्या कमियां हैं और कहां हम इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, क्या करें, एजुकेशन बड़ी है या स्किल डेवलपमेंट? और ये अगला है कि क्या अब खामियां क्या हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में और हम कहां इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? 2-2 मिनट में सभी। देखिए, मैं तो डायलैक्टिकल अप्रोच में यकीन करता हूँ। मेरा सीधा मानना है कि एजुकेशन जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी सहयोगी चीज है, उसमें बड़े छोटे का सवाल नहीं है। और जिस डेवलपमेंट की चर्चा पिछले 45 मिनट से हो रही है, उसमें अभी कल ही मैं एक लेक्चर देने वाला हूँ। मेरी अप्रोच ये है कि आज की तारीख में पूरा ब्लाइंड समुदाय भी मास ब्लाइंड और इलीट ब्लाइंड में बट गया है। आज जो हम बड़े आराम से कह रहे हैं ये पा लिया, ये कर लिया, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं या दुनिया बदल सकते हैं, मुझे लगता है दीज आर ऑल टॉक्स बिलोंगिंग टू आम आदमी। आज भी हाशिए में पड़ा हुआ है, चाहे वो शहर में रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है या गांव में रह रहा है, गलती से उसका कोई परिचित शहरी है तो उसे ले गया होगा शहर तक, लेकिन जब मैं कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में आते हुए बच्चों को देखता हूँ तो उनको कंप्यूटर का कभी नहीं मालूम है। कंप्यूटर हम उन्हें इशू कर देते हैं, उनके घर में सड़ते रहते हैं, उनको यूज नहीं करते, तो गड़बड़ कहीं है। और मेरा मानना है कि उस जो इलीट और मास का गैप है उसको कहीं पाटा जाना चाहिए। जी, तो कोई कमी और कोई सजेशन आप यही देना चाहेंगे? जी, त्रिपाठी सर, सेम क्वेश्चन आपके लिए। जी, मेरा मानना ये है कि एजुकेशन के बिना तो डेवलपमेंट संभव ही नहीं, इसलिए एजुकेशन तो जड़ है उसकी। लेकिन एजुकेशन को अगर सुधारने का सही ढंग से प्रयास करें और ईमानदारी से प्रयास करें और कुल बड़े शहरों में नहीं, हर गांव तक पहुंचे ये बात, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने लगेगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं कि एजुकेशन के थ्रू ही डेवलपमेंट पे पहुंचा जा सकता है। डेवलपमेंट थ्रू आप एजुकेशन पे जाने की बात कर रही हैं, उल्टी बात मुझको समझ में आ रही है। इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि एजुकेशन, और चाहे वो हैंडीकैप्ड के लिए हो, तो उसमें भी सिंसियरली ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी आगे आना चाहिए। कुछ जगह आ रहे हैं और बड़े शहरों में परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये स्थिति बड़े शहरों से देख के, जब छोटों में देखते हो तो बड़ा उल्टा लगता है। तो जैसे सरीन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो गैप है सोसाइटी, उस गैप को भरने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाए और विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, तो शायद काम बन जाएगा। धन्यवाद। जी जी, प्रिंसिपल साहब। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बच्चों को बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए, उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाने होंगे, जिसके लिए हमें एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का विस्तार करना होगा। और शुरू से ही बच्चों को ब्रेल के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन देना जरूरी है। दूसरा, आज जो एक नया शब्द आ रहा है जो कि प्रचलन में है, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। प्राइमरी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेटेड, ये जो सेग्रीगेटेड एजुकेशन है, हॉस्टल में रहते हुए, ठीक है, बहुत अच्छा है,
मगर उसके बाद किसी भी हालत में बच्चे को एक स्पेशल सेटअप में रखा तो जा सकता है, मगर एजुकेशन उसकी बाहर होनी चाहिए, उसको एक नॉर्मल बच्चे के साथ होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो एटीट्यूड चले आ रहे हैं उसको हमने ही चेंज करना है, टू बाय सेटिंग अप एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी एंड बाय गिविंग देम द राइट पाथ, हाउ टू गो, हाउ टू लीड द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। जी प्रफुल्ल सर। मेरा ये सजेशन है, जो पहले मैं कोऑर्डिनेशन की बात कर लूं कि हमारी जो एजुकेशन है उनके लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो विजुअली हैंडीकैप की नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको हर साल कम से कम 3 सेमिनार ऐसे करने चाहिए कि हर स्टेट में से स्कूल के प्रधान आचार्य को लाना चाहिए, उसमें उनकी स्कूल में क्या चलता है और कैसा चलता है उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखें सब लोग, और उसके बाद इसमें क्या सुधार की जरूरत है उनका सजेशन तैयार किया जाए और हर स्कूल को ये सजेशन दिया जाए और नेक्स्ट ईयर उनका फीडबैक मांगना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हमें पूरी फ्रीडम रखनी चाहिए। वो जो तरह की शिक्षा जो प्रणाली में जाना चाहते हैं उसमें वो जा सकते हैं, स्पेशल सेटअप में भी जा सकते हैं यदि चाहें तो, और इंक्लूसिव में भी यदि चाहें तो जा सकते हैं। उनकी जो सुविधा है, उनकी जो जरूरत है उनके अनुसार उनको एजुकेशन लेने की छूट होनी चाहिए, लेकिन हमें उनको ये बताना चाहिए कि आपके लिए क्या उचित है, क्योंकि हर बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल उचित न भी हो सकती है, क्योंकि उनको लेने जाना छोड़ने आना ये सब कुछ बहुत प्रॉब्लम ग्रामीण इलाके में रहता है। इसलिए और एक मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ जो हमारी कमियां है इसके संबंध में, कि हमारी खास करके गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल है इसमें बहुत पुराने अभ्यासक्रम चल रहे हैं, तो वो उसका अपडेशन होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उनकी पूरी गाइडलाइन हर स्टेट ने, जो स्टेट कमिश्नर हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर होता है, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, उनको ही तय करना चाहिए कि हमारे स्कूलों में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें क्या क्या उनको सिखाना चाहिए। उनका जो एक यूनिफॉर्मिटी आए और एक समान कोई उनको सलाह दी जाए तो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात हो सकती है। धन्यवाद जी। सर मैं जो जमीन से रह करके बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सभी लोग BA MA या PhD नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि कैंडल्स बनाते हैं, चलिए ठीक है, खड्डी का पेन का जमाना आज नहीं है, आज वो लोग फ्लावर्स बना रहे हैं। और पढ़ लिख करके मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि स्पेशली जब देखता हूँ गर्ल्स कह रही है कि हमने MBA किया हुआ है, कोई CA कर रहे हैं हमारे बंधु बच्चे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमें एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेस हो रही है। मगर जो रिमोट एरियाज हैं उनमें भी हमें खास ध्यान हमारी गवर्नमेंट को ही नहीं, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को या NGOs को बराबर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। जाते जाते मैं चुनिंदा रिप्लाई पढ़ दूं जो कुछ खास हैं, ज्यादा मैं सारे तो नहीं पढ़ सकता समय की कमी के कारण। एक रिप्लाई आया हमारे लिसनर का जिन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आता है, बहुत सही है। एक लिसनर कह रहे हैं कि रेडियो उड़ान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इस तरह की डिस्कशन आ रही है। और एक रिप्लाई इंटरेस्टिंग है, ये कहते हैं कि आज हमें पहली बार पता लगा रेडियो उड़ान के माध्यम से कि ये हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये वेलफेयर के अंडर आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नहीं आते हैं। और ये हमारे साथ मित्र सेम मैसेज कर रहे हैं कि जो सारे पैनलिस्ट का हम धन्यवाद करते हैं हमें एजुकेट करने के लिए। आज बहुत सारी नई बातें इनको सुनने को मिली हैं। तो रेडियो उड़ान की टीम से मैं भी आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑलवेज थैंक यू। थैंक यू
ये लिसनर्स आप बने रहिए और अगला शो बिल्कुल तैयार है, मिस कन्फ्यूजन, आरजे ज्योति मलिक और बाला नगेंद्रन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।